नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समन, जो कि हमें सीपीसी 1908 के ऑर्डर 5 के अंदर समझाया गया है। तो हम डिस्कस करने से पहले हम समन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो ये चार्ट है, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से समन के पार्ट होते हैं। समन दो तरीके से पार्ट किया गया है समन का। पहली बात इश्यूज ऑफ समन, दूसरा सर्विसेज ऑफ समन। इश्यूज ऑफ समन का मतलब कैसे समन किया जाएगा, और सर्विसेज ऑफ समन का मतलब सर्विसेज किस तरीके से होती है समन की, क्या मोड यूज किया जाता है सर्विस के लिए। तो बात करते हैं इश्यूज ऑफ समन को समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पहला सब डिवाइड जो है एसेंशियल ऑफ समन। एसेंशियल ऑफ समन रूल 1 और 2 के अंदर बताया गया है। इसके बाद में जब पर्सन अपेयर होता है थ्रो समन, जिसे कि रूल 3 और 4 के अंदर कवर किया गया है। इसके बाद में आता है कि कंटेंट ऑफ समन, समन में क्या कंटेंट्स होंगे, जिसे कि रूल 5 से लेके 8 के अंदर कवर किया गया है। इसके बाद में आता है कि सर्विसेज ऑफ समन की सर्विसेज किस तरीके से होती है। जैसे 9 के अंदर बताया गया कि डिलीवर्ड बाय कोर्ट, कोर्ट कैसे सर्विसेज करेगी समन की, जैसे ऑफिसर के द्वारा, रजिस्टर्ड कोरियर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा। इसके बाद में आता है कि दस्ती क्या होती है, जो कि 9A के अंदर बताया गया है। इसके बाद में मोड ऑफ सर्विसेज क्या है। इसके बाद में फैमिलीज को किस तरीके से सम्मान दिया जाएगा, चस्पा किस तरीके से किया जाएगा, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज क्या होती है, और कब सम्मान ना बेच के इंस्टेड ऑफ सम्मान की जगह अपन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मतलब अपन यूज कर सकते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ सम्मान। तो ये चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सम्मान के बारे में जनरल बातें कर लेते हैं कि सम्मान क्या होता है, कैसे भेजा जाता है, कब भेजा जाएगा, किस पर्सन को भेजा जाएगा। तो जनरल बातें चालू करते हैं। तो पहली बात आती है कि किसी सूट के कोई सूट है जो इंस्टीट्यूट हुआ है कोर्ट के अंदर, जब वो इंस्टीट्यूट हो जाता है तो कोर्ट सम्मन भेज देती है अपोजिट पार्टी को। मतलब कि डिफेंडेंट को क्या कहती है, कोर्ट सम्मन भेज देती है। सम्मन इसलिए भेजती है ताकि क्या है कि अपोजिट पार्टी को इत्तला हो सके, उस चीज की जानकारी मिल सके कि भाई उसके अगेंस्ट में केस हो गया है, ताकि उसकी नॉलेज में ये चीज आ जाए। तो जब केस इंस्टीट्यूट होता है, मतलब जिस डेट को केस इंस्टीट्यूट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर सम्मन अपोजिट पार्टी को भेज दिया जाएगा। जिस दिन अपोजिट पार्टी के पास में सम्मन पहुंच जाता है तो वह पार्टी विद इन 30 दिन के अंदर, जैसे कि डिफेंडेंट को पहुंच गया तो डिफेंडेंट विद इन 30 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्लाई कोर्ट में पेश करेगा। और जो रिप्लाई वो सबमिट कर रहा है वो रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में सबमिट करेगा, जिसके अंदर वो या तो एक्सेप्ट कर रहा होगा या डिनाई कर रहा होगा चीजों को। इसके बाद में आता है कि जब सम्मन कोर्ट से जाता है तो उसके ऊपर जजेस की सील होनी चाहिए, या अगर सील नहीं है तो जजेस की सील, सॉरी माफ कीजिए, जजेस का साइन होने चाहिए। अगर जजेस के साइन नहीं है, उसके ऊपर जज के साइन नहीं है, तो वहां पे कोर्ट की सील होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा कि वही जब साइन होके चला जाएगा उसके पास में, उसको 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को अपना रिप्लाई पेश करना होगा। जैसे सम्मन जो है कहीं भी सीपीसी 1908 के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। जब अपन इसकी डेफिनेशंस देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जब डिक्शनरी अपन जब मीनिंग देखते हैं इसका, तो दिया गया है कि इस सम्मन इज ए डॉक्यूमेंट issued from the office of court of justice calling upon the person to whom it is directed to attend before the judges or offices of a court for a certain purpose। मतलब कि सम्मन केवल एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म है जो पार्टीज को भेजा जाता है ताकि उनकी अपीयरेंस कोर्ट के अंदर हो सके, जो कि जजेस के सामने हो सकती है या कोर्ट में हो सकती है उनकी अपीयरेंस। इसका एक लैटिन मैक्सिम से और समझाया था इसको ओडी अल्ट्रम पर्टम के, जिसके अंदर बताया गया था कि लेट द अदर पार्टी टू बी हर्ड एज वेल। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कोई भी पार्टी बिना सुने उसके अगेंस्ट में अब जजमेंट नहीं देंगे। मतलब कि अपोजिट पार्टी जिसे कि जानकारी दी जाएगी कि उसके खिलाफ केस हो गया है और उसे एज ए कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए, अपेयर होने के लिए समन भेजा जाएगा ताकि उसकी जानकारी में आ सके और वह अपना रिप्लाई पेश कर सके। अगर मान लीजिए कि उसकी अपीयरेंस के बिना ही अगर कोई डिक्री बना दी गई है तो वो डिक्री कभी भी अपोजिट पार्टी को बाउंड नहीं करेगी, उन पर बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब कि वो डिक्री उनके लिए कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो नल है वो डिक्री एक तरीके से। अब बात करते हैं कि अब समन के क्लासिफिकेशन में
पार्ट ए जो इश्यूज ऑफ समन की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले एसेंशियल ऑफ समन्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं, जो कि रूल 1 और 2 के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले रूल 1 की बात कर लेते हैं कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होगा कोर्ट के अंदर, जब भी सूट इंस्टीट्यूट होगा तो अपोजिट पार्टी को समन भेजा जाएगा। समन भेजा जाएगा इसलिए भेजा जाएगा इत्तला देने के लिए, और ये समन जिस डेट को कोर्ट में केस जो इंस्टीट्यूट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये समन अपोजिट पार्टी को भेज दिया जाएगा, और अपोजिट पार्टी को 30 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्लाई प्रस्तुत करना होगा या सबमिट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ द रिटन स्टेटमेंट में। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से वो अपना रिप्लाई पेश नहीं करता है 30 दिन के अंदर, तो कोर्ट उस टाइम पीरियड को बढ़ा के टोटल टाइम पीरियड 90 दिन कर देती है। मतलब कि 30 दिन और उसके बाद में 2 महीने और बढ़ा देती है, जिससे कि उसका टोटल टाइम पीरियड 90 दिन का हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि वो 90 दिन के अंदर भी प्रस्तुत नहीं होता है, तब क्या होता है? तो यहाँ पे एक केस था, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसके अंदर बताया गया था अगर पार्टी उस 90 दिन के बाद 90 दिन तक में भी नहीं आती है और उसके बाद में भी नहीं आएगी, तो यहाँ पे ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर वो नहीं आएंगे तो आप अगेंस्ट में किसी के जजमेंट दे दोगे या एक्सपायर्ड है आप ऑर्डर सुना दोगे। नहीं, आप ऐसा मैंडेटरी कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि अगर वो 90 दिन के अंदर नहीं आता है तो आप ये चीजें करने के लिए बोलते हैं ना कि आप ये चीज करने के लिए लायबल हो जाएंगे, आप ये चीजें कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अपोजिट पार्टी बाद में आती है और अपना कोई जो कोर्स बता देती है और जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो कोर्ट उसको एज ए ले लेगा अपने, मतलब कि उसके रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात बताई थी इस केस के अंदर। अब बात आती है कि जब समन भेजा जाता है तो समन में किन किन पर्सन्स को प्रेजेंट होने के लिए कह सकते हैं। जैसे कुछ डिफेंडेंट को, जैसे कि कोई प्लीडर को, डिफेंडेंट का जो प्लीडर है उसको भी प्रेजेंट होने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो लायबल होता है आंसर्स देने के लिए जो अपने पास में डिफेंडेंट की तरफ से। तीसरी बात आती है कि कोई अदर पर्सन विद प्लीडर के साथ में कोई अदर पर्सन अपेयर हो सकता है, उसको समन भेज के प्रेजेंट करवा सकते हैं और वो आंसर देने के लिए लायबल होना चाहिए डिफेंडेंट की तरफ से। तो ये तो बात थी रूल 1 की। रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 की बात करते हैं कि जब भी समन भेजा जाता है तो उसके साथ में प्लेंट की एक कॉपी भी डिफेंडेंट को भेजी जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर जब जो सेकंड पार्ट है कि एसेंशियल के बाद की जो बात है कि जब अपीयरेंस के लिए समन भेजा जाता है, जिसे कि कवर किया गया है रूल 3 और रूल 4 के अंदर। रूल 3 बात करता है कि जब भी कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो डिफेंडेंट के साथ साथ में प्लेंटिफ को भी समन भेज सकती है अपीयरेंस होने का। ये बात की गई है रूल 3 के अंदर। रूल 4 की बात कहते हैं कि जब कोर्ट किसी बंदे को समन भेज रहा है तो वहां पर वो 2 कंडीशंस में समन भेज सकता है। पहली बात, जब वो उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में रिसाइड कर रहा है तो उसको समन भेज के अपेयर कर सकता है। दूसरी बात, जब वो आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन के अंदर रह रहा है तो वहां पर जहां पे अगर वो 50 माइल के अंदर रहता है, 50 माइल्स के अंदर रह रहा है, तो कोर्ट उसको समन भेज के बुला सकती है। मतलब आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन के बाद में जो 50 माइल्स का एरिया है उसके अंदर अंदर अगर वो रहता है तो समन भेज के उसको अपीयरेंस के लिए बुला लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर वो 200 माइल्स दूर रहता है, आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन के 200 माइल दूर रहता है, तो वहां पर भी समन भेज सकते हैं। जब भेज सकते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी वहां पे, अगर वहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन अगर अवेलेबल है तभी उसको समन भेजा जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे जो रेशियो होता है 5/6 का होता है 200 माइल्स में भी, कि जहां पर अगर आदमी 166 किलोमीटर, जो 166 माइल्स है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर ले और 34 किलोमीटर अगर पैदल चल सकता है, इस तरीके का अगर रेशियो वहां पे उपस्थित होगा तो वहां पर भी वो समन को भेज देगा। लेकिन इस रूल की जो बात आती है कि जहां पे एग्जम्प्ट रखा गया है जिन जिन पर्सन्स को, वो डील करता है आपके पास में सेक्शन 132 और 133 के अंदर। 132 एंड 133 इस चीज को डील करता है। पहली बात कि जहां पर अगर कोई ऐसी वुमेन है जो कि पब्लिकली अपेयर नहीं हो सकती है, तो वहां पे कोर्ट अलाउ कर देती है उन बंदों को नहीं आने के लिए। दूसरी बात, जहां पर कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि यहाँ पर कि ये लोग हैं, मतलब जहां पर स्पेसिफिकली रूप से लोगों को रोका जाता है कोर्ट में आने के लिए, जैसे कि आपके पास में वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट साहब हो गए, आपके कुछ सीएम साहब हो गए, गवर्नर साहब हो गए, इनको ऐसे नहीं है कि समन भेज के बुला लिया है। ये लोग, इनको क्या है कि स्पेसिफिक रूप से बता रखा है कि ये लोग प्रेजेंट नहीं होंगे,
तो इन लोगों को छोड़ के सबको समन भेज सकती है, इसके अलावा लोगों को। अब बात करते हैं तीसरी चीज कंटेनमेंट ऑफ समन की बात करते हैं। कंटेनमेंट ऑफ समन जो कि 5 से 8 के अंदर समझाया गया है रूल के अंदर। रूल 5 बोलता है कि समन कितने टाइप्स के होते हैं। समन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सेटलमेंट ऑफ समन होता है, सेकंड फाइनल डिस्पोजल के लिए समन भेजा जाता है। मतलब कि भाई सेटलमेंट का जो समन होता है, जैसे कोर्ट में कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ तो वहां पे सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए समन भेजा जाएगा। दूसरी बात में कि अगर फाइनल डिस्पोजल का है कि मतलब लास्ट की स्टेज बची है तो वहां पे अगर जब अब डिस्पोज करना ही है केस को तब भी समन भेजा जाता है पार्टीज को कि आप अपने जितने भी एविडेंसेस है, विटनेसेस है, उनको लेके आ जाइए। ये बोला गया रूल 5 के अंदर। रूल 6 बात कहता है कि जहां पे भी कहीं पे कोई जैसे आदमी का बिजनेस है तो कोर्ट हमेशा उस बिजनेस को देख के ही डेट फिक्स करती है उस पार्टी को बुलाने के लिए, उस दिन पर्टिकुलर दिन और उस तारीख पे बुलाने के लिए उसके बिजनेस को देखेगी कोर्ट। ये बात किया गया रूल 6 के अंदर। रूल 7 में बात करते हैं कि जब जैसे कोई समन भेजा जाता है तो समन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी भेजा जा सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट के अंदर, तो इसका भी समन भेजा जा सकता है। ये बात की गई है रूल 7 के अंदर। रूल 8 बात कहता है कि जब समन भेजा गया था फाइनल डिस्पोजल के लिए कि आज भाई सूट को डिस्पोज करना है, इस दिन सूट को डिस्पोज करना है, तो फाइनल डिस्पोजल के लिए समन भेजा जाएगा कि आप अपेयर हो, और अपेयर हो रहे हो तो साथ में अपने जितने भी एविडेंसेस है और विटनेसेस है उनको लेकर ही उपस्थित होना। क्योंकि इस दिन केस का डिस्पोजल किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा केस को। ये तो बात थी आपके पास में पार्ट 1 इश्यूज ऑफ समन की। अब बात करते हैं मोड ऑफ सर्विसेज की, मतलब समन की सर्विसेज का क्या क्या मोड अपनाया जाता है। तो मैंने बेसिकली इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सर्विसेज बाय कोर्ट पहला भाग, सेकंड पार्ट बोलते हैं ऑर्डिनरी मोड ऑफ समन्स, और थर्ड बात आती है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस किस तरीके से होती है, जिसके अंदर मैंने रूल्स बताए हैं आपको। सारे रूल तो हम कवर करेंगे नहीं क्योंकि 9 से 30 तक के जो रूल्स है उनमें जितने इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। रूल 9 की बात आती है। रूल 9 बोलता है कि किस तरीके से सर्विस करती है कोर्ट सम्मन्स की। पहली बात, कोर्ट अपने ऑफिसर को बोल सकती है कि आप जाके ये सम्मन दे के आ जाओ, तो ये पहली बात होती है। दूसरी बात में कोई अप्रूव्ड कोरियर सर्विसेज है कोर्ट की, उसके द्वारा भिजवा सकती है कोर्ट। तीसरी बात, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा सम्मन को भिजवा सकती है कोर्ट। इसके बाद में बात आती है कि जब अगर सम्मन भेज दिया गया है और डिफेंडेंट के द्वारा सम्मन एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया जाता है तो वहां पे यह माना जाता है कि इस सम्मन की वैलिड सम्मनिंग हुई है, मतलब कि ये सम्मन जो भेजा गया है ये वैलिड है, एक तरीके से जो इसका प्रोसीजर अपनाया गया था और जो मोड है वो वैलिड मोड माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देना चाह रहा है अपना सम्मन में, मतलब ऐसे सम्मन जाता है उसके बाद में पार्टी अपनी एक्नॉलेजमेंट देती है कि उनको रिसीव्ड हो गया है, तो वहां पर भी ये माना जाएगा कि कोर्ट ने अपना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है। अगर मान लीजिए कि सम्मन जो रजिस्टर्ड एडी के द्वारा गया है तो वहां पे क्या होता है कि अपने पास में सिर्फ रिसिप्ट होती है और जो रजिस्टर्ड एडी के द्वारा सम्मन पहुंच जाता है, उसके बाद में भी अगर उसकी जो वापस रिप्लाई आता है ना रजिस्टर्ड एडी का, वो 1 महीने तक में नहीं आता, तो वहां पे प्रिजम्पशन मान ली जाती है कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे वैलिड सम्मनिंग हुई है। इसके अलावा कौन कौन से मोड होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के द्वारा सम्मन करवाया जा सकता है। कब न्यूज़पेपर के द्वारा करवाया जाता है कि जब ये जो जनरल चीजों से जनरल सम्मन करवा रहे थे अपन, वो पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे अपन जो तामील करवा सकते हैं वो न्यूज़पेपर के द्वारा भी तामील करवा सकते हैं। दूसरा, रजिस्टर्ड एडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर्ड एडी के द्वारा भी सम्मन होता है। तीसरी बात में जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मीडिया जो होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज होती है जैसे ईमेल के थ्रू, इसके रिगार्डिंग जो ये केस मेरे पास है जो मैंने आपको बताया है, इनसे भी आप सम्मन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा। अब बात आती है रूल 9A की। 9A जो बताता है दस्ती के बारे में कि दस्ती क्या होती है। कोर्ट्स क्या कहती है, दस्ती को अलाउ कर देती है, जहां पर क्या होता है कि प्लेंटिफ खुद ही डायरेक्ट सम्मनिंग करता है। डायरेक्ट सम्मनिंग का मतलब कि खुद सम्मन को ले जाके प्लेंटिफ डिफेंडेंट को दे देता है। जैसे कि हमने एक केस में बताया गया था कि सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था, जिसमें एक बात बोली गई थी कि आप खुद प्लेंटिव दस्ती का ऑर्डर करवा के, मतलब कोर्ट से ऑर्डर करवा ले और खुद जाके सम्मन भेज सकता है डिफेंडेंट को। अब बात आता है कि ऑर्डिनरी मोड ऑफ सम्मन्स क्या होते हैं, जो सेकंड पार्ट इसका डिवाइड किया है, सब पार्ट डिवाइड किया है मैंने मोड ऑफ सर्विसेज का।
तो रूल 10 बात कहता है, रूल 10 क्या बात कहता है कि जब भी सम्मन भेजा जाएगा वो 2 कॉपी में भेजा जाएगा। आप सम्मन ओरिजिनल भी भेज सकती है कोर्ट चाहे तो, लेकिन जब 2 कॉपी के अंदर भेजती है सम्मन तो क्या करती है कि एक कॉपी तो उसको दे देती है और दूसरी कॉपी के पीछे क्या करवा लेती है, रिसीव करवा लेती है, उसके एक्नॉलेजमेंट ले लेती है, साइन करवा लेती है। रूल 13 की बात करते हैं। रूल 13 बात करता है कि जहां पे भी कहीं कोई बिजनेस है, मतलब सम्मन जो भेजा जा रहा है बिजनेस से रिलेटेड मैटर के लिए सम्मन भेज रहे हैं, तो वहां पर उसका मैनेजर या उसका एजेंट उस सम्मन को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। रूल 14, जहां पर कोई मैटर रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के और वहां सम्मन किया जा रहा है, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पर जो जो उसका इंचार्ज है, जैसे कि उसका जो इंचार्ज होता है ना प्रॉपर्टीज का, वो रिसीव कर सकता है सम्मन को। मालिक के अलावा जो इंचार्ज है वो भी कर सकता है, जिसने उस प्रॉपर्टी को संभाल देगा वो भी उसको रिसीव कर सकता है। रूल 5 बात करता है कि अगर जैसे डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है, रूल 15 बात करता है, माफ कीजिएगा, रूल 15 बात करता है कि अगर कोई डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है घर में तो उसका अडल्ट मेल मेंबर भी उस जो सम्मन है उसको रिसीव कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज एक्सेप्शन रखी गई है कि घर के नौकर को जो भी सम्मन दे दिया ना तो वो सम्मनिंग नहीं मानी जाएगी, मतलब कि घर के नौकर को छोड़ के आप अडल्ट मेल मेंबर को सम्मन दे सकते हैं। रूल 16 बताया गया है कि आपको सम्मन जब भी दिया जाएगा उसमें एक्नॉलेजमेंट लेनी जरूरी है, जो कि पिछले भाग में ले लेते हैं एक कॉपी के सम्मन के। अब तीसरा जो हमने सब पार्ट डिवाइड किया था उसका सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूट सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जब हम एक चीज करने जा रहे थे और वो पॉसिबल नहीं हो पाती है तो हम उसकी जगह दूसरी चीज कर देते हैं। इसका कैसा मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप सम्मन लेके गए वहां पे और वहां पे जो डिफेंडेंट था या जिस पर्सन को सम्मन दिया जा रहा था वो प्रेजेंट ही नहीं है, ना वो रिसीव कर रहा है और काफी टाइम से वो रिसीव नहीं कर रहा है, वहां पे मिलता ही नहीं है, आप जाते हैं हमेशा, तो वहां क्या किया जाता है, सम्मन को जो 2 विटनेसेस के सामने उसके घर के जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है, मतलब कि जो इजीली अवेलेबल है, जो दिख सकता है, वहां पे उस सम्मन की एक कॉपी को चिपका दिया जाता है ताकि उसको देख सके, आराम से अच्छे से दिख सके, और इसी को ही चस्पा बोला जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर कहते हैं, इसको पूरे को चस्पा कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट रूल 30 की। रूल 30 बात करता है कि जहां पर सम्मन की जगह अपन लेटर भी भेज सकती है कोर्ट चाहे तो सम्मन की जगह लेटर भेज सकती है। उस लेटर में वो सारी बातें होगी जो सम्मन के अंदर होती है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, लेटर भी भेज सकती है इंस्टेड ऑफ सम्मन। अब ये तो बात थी हमारे ऑर्डर 5 की। इसी से रिलेटेड कुछ सेक्शन भी है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सम्मन से, जो कि बात करते हैं 27, 28 और 29 के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 27 के अंदर। 27 में यही चीज डिफाइन की गई है, जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होगा, कोई केस कोर्ट के अंदर लगता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर सम्मन कर दिया जाएगा। ये बात करता है 27। 28 जो सेक्शन 28 बात करता है कि जब भी कोई सम्मन है जो अदर स्टेट में जाना है तो वो जो भी स्टेट का जो प्रोसीजर है उस मैनर को फॉलो किया जाएगा सम्मन भेजने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे स्टेट की जो कोर्ट है वो उस सम्मन को रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद में उस सम्मन को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगी कि जैसे कि उसने खुद ने सम्मन भेजा है, ठीक है। तीसरी बात, जैसे कि उसने एग्जीक्यूशन कर दिया तो एग्जीक्यूशन के बाद करने के बाद में वो सम्मन का रिटर्न बैक कर देगी, मतलब कि उसने जो सम्मन था उसका एग्जीक्यूशन कर दिया, मतलब पहुंचा दिया उस सम्मन को। उसके बाद में जो वापस में एक्नॉलेजमेंट के साथ जो बाद में चीज आती है, सम्मन आता है, उसको वापस से रिटर्न कर देगी, रिटर्न बैक कर देगी। फोर्थ बात आती है कि अगर सम्मन की जो लैंग्वेज है वो कोई अदर लैंग्वेज है, मान लीजिए कि जैसे सम्मन की जो लैंग्वेज होगी वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हुई, मान लीजिए अदर लैंग्वेज में इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, तो उसके साथ में एक कॉपी हिंदी की भी कॉपी दी जाएगी। मान लीजिए कि जो सम्मन की लैंग्वेज है वो अदर ही लैंग्वेज है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कोई अलग ही लैंग्वेज निकलती है उसकी, तो वहां पे एक कॉपी जो होगी उसकी ट्रांसलेट कॉपी होगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी उस अदर लैंग्वेज के साथ में। यह बात की गई थी सेक्शन 28 के। सेक्शन 29 बोलता है कि अगर सम्मन जो कि आता है इन कोर्ट से, कौन कौन सी कोर्ट से, 3 कोर्ट से आता है, जैसे कि जहां पर कि आपका सिविल प्रोसीजर कोड ही अप्लाई नहीं होता, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपके सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता, वहां से सम्मन आता है। दूसरी बात में कोई सिविल कोर्ट से या रेवेन्यू कोर्ट से जो कि आउट ऑफ इंडिया है, मतलब आउट ऑफ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है और जिसका संचालन करती है आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसी जो कोर्ट से सम्मन आता है वहां पर। तीसरा जो सिविल कोर्ट है या रेवेन्यू कोर्ट है जिसका क्या है कि आउट ऑफ इंडिया वो सिचुएटेड है, लेकिन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन, मतलब ऑफिशियल गजेट के नोटिफिकेशन में डिफाइन कर देगा है कि अगर वहां से सम्मन आता है तो उस सम्मन को रिसीव किया जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोर्ट्स होती है वो समन को रिसीव करेगी और उसका एग्जीक्यूशन ऐसे ही करेगी कि जैसे उन्हीं ने उसको एग्जीक्यूट किया है, मतलब उन्होंने खुद ने ही उस समन को भेजा है और उसको करने के बाद में रिटर्न बैक कर देगी। ये बात कही गई है सेक्शन 29 के अंदर। अब बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन है कि समन कब नहीं भेजेंगे। यहाँ पे तो हमने सारी बात की कि यहाँ समन्स भेजेंगे। अब बात आती है कि समन्स कहाँ नहीं भेजेंगे। तो समन वहां नहीं भेजेंगे कि जहां पर क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट प्रेजेंट किया, ठीक है, कोर्ट के अंदर, और आपके डिफेंडेंट वहीं पर उपस्थित है और उसने क्या किया, उसके प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके अंदर जो प्लेंट के अंदर जितने भी क्लेम्स थे उन सबको वो बोल देता है कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूं। तो वहां पर अब कोर्ट समन नहीं भेजेगी। अगर उसने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया तो समन भेजने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है वहां पर। तो ये थी समन की बात। आई होप आपको इस लेक्चर में समन्स के बारे में आज अच्छा समझ में आया होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।